हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे साथ जो है एक साइबर फ्रॉड हुआ, साइबर अटैक हुआ। और वो अटैक में जो है मेरा जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, और जिसके वजह से मेरे लिए तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये फ्रॉड कैसे हुआ है, कब हुआ है, तो आपको जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप ये इससे जो है बच सको कि इस तरह से आपका जो है फ्रॉड नहीं हुए। मेरे साथ तो हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ भी नहीं हुए। तो आपको जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। देखो फ्रेंड्स, कैसा होता है, जो लोग अपने आप को खुद बहुत बड़ा टैलेंट समझते हैं ना, उन लोग के साथ ही ज्यादातर के ये फ्रॉड होता है। जो लोग बेवकूफ टाइप के जो होते हैं ना, उनके साथ तो ये जल्दी फ्रॉड होता नहीं, क्योंकि उनको किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है। और जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंट समझते हैं, उनके साथ ज्यादातर के फ्रॉड होता है। मैंने बहुत सारा जो है देखा है और सुना भी है कि जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, यानी कि एक करोड़ का, दो दो करोड़ का, 150 करोड़ का, इस तरह का जो है फ्रॉड हो चुका है। और ये जो होते हैं, ये आम इंसान नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, ये अच्छे खासे जानकार होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। इन लोग के साथ जो है फ्रॉड हो चुका है। जो मेरा जो फ्रॉड हुआ है, मेरे लिए बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि इतना पैसा बैंक को पे करना मेरे लिए नामुमकिन है। क्योंकि ये इतना पैसा बैंक को पे करना मैं कर ही नहीं सकता कोई भी हाल में। तो मेरे साथ जो फ्रॉड है वो कैसा हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करे। तो यहाँ पे जो है मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ, वो 14 फरवरी 2025 को, जैसे शबे कदर के दिन जो है, शबे कदर के रात में नमाज पढ़ के आके मैं सो गया। और सोने के बाद जो है करीब मैं 12 बजे आके सोया। और बहुत से लोग जो है कब्रिस्तान वगैरह गए, और मैं जो है कब्रिस्तान नहीं गया, मैं मस्जिद में गया और ईशा पढ़ा। ईशा पढ़ने के बाद और उसके बाद जो है नफिल वगैरह पढ़ के आके मैं सो गया। और जो सोने के करीब 12, साढ़े 11 या 12 के बीच में आके मैं सो गया। सोने के बाद जो है, और मेरी मोबाइल देख देख के मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई, तो मैं मोबाइल को साइड में रख के सो गया। सोने के बाद जो है मैंने क्या किया, फिर उसके बाद जो है 3 साढ़े 3 बजे उठा, तो उसको मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया। चार्ज पे लगाने के बाद जो है फिर उसको क्या करता हूँ मैं, मेरी आदत है कि मैं जब भी काम पे से आऊंगा, काम पे रहता हूँ दिन भर, रहने के बाद जो है वहां पे जो है मोबाइल की बैटरी जो है वो लो हो जाती है, चार्जिंग खत्म हो जाती है, 20% 10% ही बचती है। तो वहां पे जो है, वहां पे मोबाइल को चार्ज करने की जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से जो है हमें जो है घर पे आके ही मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। तो घर पे आके मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी काम पे से घर पे आऊंगा, आने के बाद क्या करता हूँ, मैं उसको वहां पे जो है खाना वगैरह खा के, और रात में जो है मोबाइल को 1 डेढ़ 2 घंटा जो भी चार्जिंग रहता है उसमें 20% 30% उसको जो है लो कर देता हूँ बैटरी को, यानी कि मोबाइल वगैरह देख के थोड़ा बहुत। और देखने के बाद जो है 1 से 1:30 बजे, मैं 1 बजे 1:30 बजे तक सो जाता हूँ। सोने के बाद मैं क्या करता हूँ, 3 साढ़े 3 के बीच में जो है मोबाइल को चार्ज पे लगा देता हूँ। चार्ज पे लगाने के बाद जो है, मोबाइल को चार्ज पे लगाने के बाद फिर सो जाता हूँ मैं। सोने के बाद जो है फिर 6 बजे आंख खुलती है मेरी, 6 बजे या 5:30 बजे। तो मोबाइल को देखता हूँ, मेरा मोबाइल जो है फुल चार्ज हुआ या नहीं हुआ। तो मैं मोबाइल को देखता हूँ, तो मेरा मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है, तो मोबाइल को निकाल के मैं अपने पास रख लेता हूँ, और उसके बाद जो है सो जाता हूँ फिर से। तो इसी तरह से जो है मेरा हमेशा का जो है ये आदत है। और मोबाइल पे मैं अक्सर ध्यान रखता हूँ, और मेरा मोबाइल को कोई उंगली तो नहीं कर रहा, इस चीज का मैं बराबर ध्यान रखता हूँ। लेकिन उस दिन रात के दिन मैं मस्जिद गया, मस्जिद में जाने के बाद मस्जिद में जाके ऐसा पढ़ के आया। ऐसा पढ़ने के बाद फिर से मैं मस्जिद गया, नफिल वगैरह पढ़ा, पढ़ने के बाद जो फिर घर पे आया। और घर पे आने के बाद जो 11:30 या 12 बज रहा था, टाइम बराबर याद नहीं है। और वहां पे आने के बाद जो है मोबाइल को चार्ज पे, मोबाइल में मैं मोबाइल देखते देखते जो है सो गया, तकिया के पास रख के मोबाइल देखते देखते सो गया। सोने के बाद जो है फिर मैं 3 या 3:30 बजे, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर से जो है मेरी आदत के मुताबिक मोबाइल को है जो मैं चार्ज पे लगा दिया। चार्ज पे लगाने के बाद वहां पे क्या हो गया, फिर चार्ज पे लगाने के बाद जो है मेरे आदत के मुताबिक मोबाइल को जो है 6 साढ़े 6 बजे मैं चार्ज पे से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल का जो है फिक्र होता है, और मेरे मोबाइल में कोई छेड़खानी ना करे, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर जो है बहुत सारा डेटा होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने उसको चार्ज पे से निकाल के अपने तकिया के पास रख लिया। और रखने के बाद जो है मैं सो रहा था गहरी नींद में, यानी कि 14 फरवरी को गहरी नींद में सो रहा था। तो वहां पे जो है 10:30 बजे के टाइम जो है फ्रॉड का मेरे पास कॉल आया। कॉल आने के बाद उसने, मैं नींद में था, और मुझे कॉल किया उसने। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि इसने जो है पहले से सेटिंग लगा के रखा है, मुझे पता ही नहीं था। तो वहां पे क्या हो गया, फ्रॉड ने कॉल किया, और कॉल करने के बाद जो है बोलने लगा कि मैं आरबीएल बैंक से बोल रहा हूँ। और आरबीएल बैंक का जो इतना ज्यादा फोन आता है, ये एजेंट का, आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट जो होता है, एजेंट जो होता है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, उन लोग का इतना ज्यादा फोन आता है कि मुझे जो टॉर्चर करके रख देती है। लड़कियां लोग इतना फोन करती है
एक दिन में मैं आपको बता दूं, कभी कभी मैं फोन रिसीव नहीं करता हूँ जानबूझ के, तो एक दिन में जो है 10-10 बार फोन करेगी, 5-5 बार फोन करती है। तो इतना टॉर्चर करके रखी हुई थी ना मेरे को, मैं आपको क्या बताऊं। और जेंट्स जेंट्स लड़का लोग जो फोन करेंगे, सर लोग जो फोन करते हैं ना, उन लोग एक बार 2 बार बोल देंगे तो वो लोग कॉल बैक नहीं करते। ये लड़कियां जो होती है वो बेवकूफ पागल टाइप की होती है। एक बार उनको मना कर दो कि मुझे कार्ड नहीं चाहिए, तो भी क्यों नहीं चाहिए, इसका रीजन क्या है, दुनिया भर का मगजमारी, एक दिन में 3-3 4-4 बार, 5-5। यहाँ के मैं बता दूं फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड की जो एजेंट है, जो आरबीएल बैंक की क्रेडिट कार्ड अप्लाई करती है, पूरा पूरा महीना मुझे इतना इतना फोन करी है, 10-10 बार, 5-5 बार, 6-6 बार, इतना दिमाग को टॉर्चर करके रख दी थी मुझे। मैं बोल रहा मुझे कार्ड नहीं चाहिए, उसके बाद भी इतना ज्यादा फोन करती है, क्योंकि इस कार्ड क्यों नहीं चाहिए उसका रीजन है। मैंने क्रेडिट कार्ड जो है आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड एजेंट को जो है मैंने व्हाट्सएप पे उसको सारा डिटेल दे दिया था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल मांगा उसको मैंने दे दिया। और देने के बाद फॉर्म सबमिट किया, तो एक बार जो है क्रेडिट कार्ड का आरबीएल बैंक का कार्ड जो है वो डिक्लाइंड हो गया। डिक्लाइंड होने के बाद जब मैंने एजेंट से कांटेक्ट किया, मेरे पास कोई एसएमएस नहीं आया, एजेंट से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि जो मेरा कार्ड है अभी तक अप्रूव आया, डिलीवर हुआ नहीं, क्योंकि 15-20 दिन हो गया था, मैंने पूछा। तो जब एजेंट बोला अच्छा ठीक है आप लाइन पर, मैं चेक करके बताता हूँ। जब मैंने उनको कॉल किया तो वो बोलते आपका कार्ड जो है वो अप्रूव है, अप्रूव हो गया है, डिस्पैच के लिए रेडी है, आप वेट करें, 7 दिनों के अंदर जो है आपके पास कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। मुझे जो है इस तरह से करीब उसने 10 दिन तक घुमाया, करीब 10 दिन तक घुमाने के बाद जब भी मैं फोन करता यही बोलता मुझे। तो मैंने क्या किया, मैं परेशान हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पास जो है रेफरेंस नंबर होता है, जिसके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो उसका जो है रेफरेंस नंबर भी दिया था, आपको पता है, ट्रैकिंग आईडी होता है, आईडी होती है। तो उसको मैंने लिया, उससे मांगा, और मांगने के बाद मेरे पास मेल भी नहीं आया, एसएमएस भी नहीं आया। तो मैंने उसको मांग के और आरबीएल बैंक के वेबसाइट पे गया, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किया, आरबीएल बैंक वहां पे वेबसाइट पे गया, वहां पे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया, क्रेडिट कार्ड स्टेटस ट्राई करने का, वहां पे जैसे मैंने डाला ओटीपी डाल के वहां पे वेरीफाई किया, तो वहां पे जो है लिख के आ रहा था कार्ड जो है आपका डिक्लाइन कर दिया गया है आरबीएल बैंक की तरफ से। यहाँ पे जो उनको कुछ डिटेल जो दिया गया था वो मैच नहीं किया। अब आरबीएल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, उनके जो है कानून नियम है, उनके अंडर में आप नहीं आते हो, जिसकी वजह से जो है आपका कार्ड को जो है आरबीएल बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है। तो इस तरह से जो है मेरे पास जो है करीब उसने 10 से 12 दिन घुमाया। जब मैंने उसको बोला कि मेरा कार्ड तो यहाँ पे डिक्लाइंड बता रहा है स्टेटस में, आप कैसे बोलोगे अप्रूव दिखा रहा है। तो एजेंट जो बोलने लगा मुझे कि आपका कार्ड मेरे पास अप्रूव दिखा रहा है, तो मैं अप्रूव ही बोलूंगा। तो मैं बोला यहाँ पे देखो, मैं जो चेक कर पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे तो लिख के आ रहा है डिक्लाइंड, तो आप बोलो कि अप्रूव। बोला नहीं सर, मेरे पास जो है अप्रूव दिखा रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, उस एजेंट को जो है मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। तो वो जो है चिढ़ गया, वो लंच के टाइम मैंने उसके स्क्रीनशॉट भेजा तो वो चिढ़ गया। अब मुझे बोलने लगा मैं लंच कर रहा हूँ, इस तरह से मुझे परेशान मत करो। तो मैं बोला आप लोग जो है इस तरह से झूठ क्यों बोलते हो कस्टमर के साथ। जब कार्ड डिक्लाइन कर दिया बैंक ने तो बोल दो कार्ड डिक्लाइन हो गया है। अब आरबीएल बैंक के जो आरबीएल बैंक का जो नियम कानून है उसके अंदर आप नहीं आते, इसलिए बैंक ने डिक्लाइन कर दिया, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। तो फिर उससे मेरी बात हुई, उनसे बात होने के बाद मैंने जो है उनको रख दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद, 1-1.5-2 महीने के बाद, फिर से आरबीएल बैंक के एजेंट की तरफ से जो है मेरे पास एक मैडम का फोन आया कि सर आप आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो। क्योंकि इन लोगों ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया था, इसलिए मैं लड़की को, मेरे को पूरा डिटेल उसने बताई। वो क्या बताई मैडम ने कि आपका पैन कार्ड नंबर ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, सारा डिटेल बताई। आपका कार्ड जो है सिर्फ डिस्पैच करना है। तो मैं बोला ठीक है, आप कार्ड को डिस्पैच करवा दे। तो लोग इस तरह से ही बोलते हैं कार्ड को डिस्पैच करवा दे, तो मैं बोला करवा दे। तो बोलते नहीं, अब मैं आपके व्हाट्सएप पे ना आपका डिटेल भेज रही हूँ, आप उसको देख ले और मैच कर ले, आपका डिटेल जो है वो बरोबर है। तो मैं बोला ठीक है भेजे। तो वहां पे उसने भेजी स्क्रीनशॉट मैडम ने। तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे सिर्फ मेरा नाम लिखा था और पैन कार्ड का डिटेल था, और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वहां पे था ही नहीं। जिसकी वजह से वो जो मैडम बता रही थी सब सारा डिटेल आपका जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने देखा वहां पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने उस मैडम को जो है, मैं बोला मुझे कार्ड नहीं, फिर फोन करी कि सर क्या हुआ। तो मैं बोला वहां पे आपने जो मुझे बताया आपका एड्रेस वगैरह टोटल डिटेल शो कर रहा है, आप देख ले, आप सिर्फ कार्ड को डिस्पैच करना तो आप करवा देना। तो बोलता नहीं नहीं सर, वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह। तो एड्रेस वगैरह आप देख ले। तो मैं बोला यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे जो है गुस्सा आया, ये लोग जो है झूठ बोल के कार्ड को जो है अप्रूव, अपना जो है एजेंट का कमीशन बनाने के लिए इस तरह से जो है अप्रूव करवाते, कस्टमर को फंसाते। तो मैंने उसको फोन को जो है इग्नोर करा। मेरे पास काफी उसने फोन करी, उसके फोन को मैं उठाता नहीं था, रिसीव ही नहीं करता था। वो मैडम इतना पागल हुई, एक दिन में 10-10 फोन, पूरा महीना भर मेरे को फोन कर करके परेशान कर दी।
फिर मैं बोला चलो यार, इससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने फिर से उस मैडम को जो है मैंने अपना डिटेल दिया, और डिटेल देने के बाद आधार कार्ड जो भी वो मांगी डिटेल दिया। देने के बाद उसने फिर से मेरे साथ हराईपन क्या करी कि वो मैंने उसको डिटेल दिया, और डिटेल देने के बाद पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर दी। उसने बोली वीडियो केवाईसी करवाना है, करना है आपको। तो उसके उनके बोलने के मुताबिक, उस मैडम को, लड़की को बोलने के मुताबिक जो है मैंने वीडियो केवाईसी भी करा, और करने के बाद जो है वीडियो केवाईसी जो है मेरा अप्रूव हो गया। तो मैडम बोलने लगी कि आपका जो सर वीडियो केवाईसी अप्रूव हुआ है, उसका जो एसएमएस आया उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। उसने जैसा बोली मैंने उसको सेंड कर दिया। वीडियो केवाईसी जो अप्रूव हुआ था, इसका एसएमएस जो है आया मेरे पास अप्रूव का, तो मैंने मैडम को सेंड कर दिया। फिर जो है मैं छुट्टी पे गया, उसके बाद जो है मेरे पास जो एसएमएस वेरिफिकेशन कॉल आया आरबीएल बैंक की तरफ से कि रूम नंबर ये सब जो भी है उन्होंने लोग वेरिफिकेशन करे। एक दो बार तो पास हो गया, एक दूसरी बार जो कॉल आया मेरे पास, दूसरी या तीसरी बार, तो उन्होंने जो है रूम नंबर पूछे। सर का फोन आया था, रूम नंबर पूछे, तो रूम नंबर जो मैंने दिया था वो बताया। वो ऐसा बोलने लगे क्या, जब रूम नंबर बताया तो उसको उनको जो है मैच नहीं हुआ, तो वो बोलने लगे क्या। उसके बाद क्या करे, उन्होंने कॉल को काट दिया, और मेरे पास जो मैसेज आया फिर रजिस्टर नंबर पे डिक्लाइन का, तो वहां पर फिर से मैंने उस मैडम को जो है कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि मेरे, आप तो बोले थे कार्ड डिस्पैच करना है, कार्ड भिजवा देता हूँ, अप्रूव है, ये हुआ है, तो मेरे पास जो एसएमएस जो है आया हुआ है वो डिक्लाइन का क्यों आया। तो बोले सर अब एसएमएस भेजे मुझे, तो मैंने एसएमएस उस मैडम को सेंड किया व्हाट्सएप पे, देखी तो बोलते हाँ, बोले ठीक है यहाँ पे क्या इशू है। तो मैं बोला यहाँ पे आपने जो रूम फॉर्म भरा था उसमें रूम नंबर गलत क्यों डाला था, जो मैंने रूम नंबर दिया था आपको वही डालना चाहिए ना। वेरिफिकेशन कॉल आया, आप वहाँ पे जो मैंने रूम नंबर आपको दिया था मैंने वही बताया, और वो लोग बोलते कि गलत है, तो इसलिए वो कार्ड को डिक्लाइन कर दिए। तो बोला ठीक है सर, मैं मेल करती हूँ बैंक को, आपका जो है कार्ड अप्रूव हो जाएगा। फिर उसने क्या करी, मेल करी, क्या करी मुझे नहीं पता, मेरे पास उसके बाद कोई एसएमएस नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद जो है एक सर का फोन आया एजेंट का आरबीएल बैंक का कि सर आपने कार्ड को अप्लाई किया था आरबीएल बैंक का। तो मैं बोला हाँ सर, तो आपका कार्ड जो है वो डिक्लाइन हो चुका है। मैं बोला क्यों, आपने रूम नंबर गलत दिया था। उसने डायरेक्ट बोला वो एजेंट ने कि आपने रूम नंबर गलत दिया था। मैंने रूम नंबर गलत नहीं दिया था, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज में रूम नंबर वो मैडम को दिया था, तो मैडम ने रूम नंबर वहां पे गलत डाली है। मेरे पास कॉल आया, मेरे पास जो रूम नंबर था मैंने वही बताया, वहां पे जो उन्होंने रूम नंबर गलत दी थी, तो वो मैडम की गलती है। तो बोला कि कौन सी मैडम अप्लाई करी थी उसको कॉल कीजिए, मुझे होल्ड पे लीजिए। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैडम को फोन उठाई, लेकिन वो होल्ड पे जो है बात नहीं हो पाई। तो मेरे को सर बोलने लगे लड़की लोग से कार्ड अप्लाई मत करवाओ, इन लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए कस्टमर के साथ इस तरह से करते हैं ताकि जो है वहाँ पे रूम नंबर या कुछ भी डिटेल गलत डाल देंगे, वीडियो केवाईसी अप्रूव हो जाता है, उनका टारगेट पूरा हो जाता है। ये बार बार ऐसा करेंगे तो आपका जो है सिविल स्कोर खराब होगा, तो आपको जो है कार्ड अभी अप्लाई नहीं करवाना है। तो मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद मैंने जो है मैडम को कॉल किया, उसके बाद बोल दिया वेट करें, आपका जो है कार्ड मैं बैंक को जो है मेल कर दी हूँ मैं, और मेल करने के बाद जो है आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। इस तरह से वो मैडम ने मुझे घुमाई। उसके बाद जो है फिर मैंने कांटेक्ट किया मैडम को, तो मेरा कार्ड, मेरे पास जो कोई एसएमएस ही नहीं आया। तो मैं समझ गया कार्ड एक बार डिक्लाइन हो जाता है उसके बाद जो है अप्रूव होना मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने मैडम को कांटेक्ट नहीं किया। फिर अगले महीने में 7 तारीख को मैडम ने, बराबर मैं छुट्टी पे था, तो मैं बोला था कि 7 तारीख को मैं वापस आऊंगा मुंबई। तो 7 तारीख को बराबर ने जो मैडम ने मेरे को कांटेक्ट करी कि सर आपने 7 तारीख को बोला था कि मुंबई आऊंगी कार्ड डिलीवर करवाना। तो मेरे को तो याद था ये लड़की ने मेरे साथ चीटिंग करी थी। तो मैंने बोला आपने तो मेरे साथ इस तरह से किया था, कार्ड अब भी तो अप्लाई किया था, पिछले महीने में कार्ड डिक्लाइन हो गया। तो बोलते नहीं नहीं सर वो रूम नंबर की वजह से हुआ था ना। तो मैं बोला रूम नंबर आपने जानबूझ के गलत डाला ना। तो बोलने लगी नहीं नहीं सर वो गलत मैंने नहीं डाली है, रूम नंबर सही डाला मैंने डाली है। और डालने के बाद जो वहाँ पे वो बैंक ने वहाँ पे रूम नंबर गलत हो गया जिसकी वजह से कार्ड डिक्लाइन हो गया। अभी फिर से मैं अब मुंबई आ जाओ तो आपका कार्ड जो है मैं डिस्पैच करवा देती हूँ। बोला अच्छा कार्ड डिक्लाइन हो गया उसके बाद आप डिस्पैच करवाएंगे कार्ड। कार्ड जब बैंक डिक्लाइन कर दी है, रिजेक्ट मार दिया आपने जो फॉर्म भरा था, तो उसको कार्ड को अप्रूव कैसा हो जाएगा, आपके हाथ में अप्रूव करना है क्या कि फिर से अपना टारगेट पूरा करना है। टारगेट पूरा करने के लिए ऐसा कर दो क्या। मैंने उस मैडम को ऐसा बोला तो मैडम बोली नहीं नहीं सर आप मुंबई आके कॉल करें मुझे, आपका कार्ड डिलीवर करवाती हूँ। मैं बोला अच्छा ठीक है देखता हूँ। मैं जब मुंबई पहुंचा मैंने वो मैडम को 3 से 4 बार कॉल किया, मेरा कॉल ही रिसीव नहीं करी। मुझे पता है कि इसने झूठ बोली है, कार्ड डिक्लाइन हो गया तो ये अप्रूव कहाँ से, डिस्पैच कहाँ से करवाएगी। तो फिर वो मैडम को मैंने कॉल करना छोड़ दिया, तो इतना फोन कर करके मुझे परेशान कर दी। उसके बाद फिर से 15-20 दिन के बाद फिर वो मैडम ने फोन करी मेरे को, फिर वो लड़की फोन करी कि सर आपने जो क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव है, आप यहाँ पे जो है सिर्फ आप एड्रेस वगैरह को वेरीफाई कर ले,
और आपका जो कार्ड अप्रूव है। तो मैं बोला मुझे आज से पहले 15-20 दिन के, 1 महीने के बाद शायद कॉल करी, तो उसको ऐसा लगा कि मैं भूल गया था। मुझे याद था, उस लड़की का नंबर भी मुझे याद था। तो मैं बोला इससे पहले कार्ड आपने ही अप्लाई किया था ना, रूम नंबर गलत डाला था। तो वो बोलने लगी नहीं नहीं सर, वो गलती हो गई थी, रूम नंबर गलत हो गया था, ये वो। तो मैं बोला मुझे कार्ड नहीं चाहिए। उसके बाद फिर रोज 2-3 आरबीएल बैंक एजेंट की तरफ से जो है कॉल आता ही आता है कि आपका जो आरबीएल बैंक का कार्ड अप्रूव है। अब ये मुझे ये नहीं मालूम ये बैंक वाले होते हैं कि ये बैंक के एजेंट होते हैं। तो इनके साथ जो है मैंने पैन कार्ड का डिटेल, आधार कार्ड का डिटेल और एड्रेस वगैरह जो है मैं व्हाट्सएप पे जैसे ये लोग बोलते थे मैं सेंड कर देता था। लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। ये डिटेल जो है ये लोग मिसमैच कर देते हैं और डिटेल जो है शेयर कर देते हैं फ्रॉड के साथ। और ये मुझे नहीं मालूम ये आरबीएल बैंक वाले थे कि इनके पास जो है मेरा डिटेल गया कैसे। तो इस तरह से जो है मुझे टॉर्चर करके रखा गया था आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरफ से, एजेंट की तरफ से। एक दिन में 5-5 6-6 फोन करना था, टॉर्चर करके रखा था काफी टाइम से। तो मैं इसी तरह से जो है 14 तारीख को शबे कदर के दिन नमाज पढ़ के सो गया और 14 तारीख को शबे कदर था, रात में सोया। और 14 तारीख को मुझे 10:30 बजे करीब सो रहा था, कॉल आया कि आपका आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूव है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं बोला मेरा आरबीएल बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड जो है डिक्लाइन कर दिया है 2 बार बैंक ने, तो अप्रूव कैसा हो गया और ये डिस्पैच कैसा होएगा, आप मुझे ये बताए ना। जो बैंक जिस चीज को रिजेक्ट कर दे, अब वो उसको आप अप्रूव कैसा कर सकते हो, डिस्पैच कैसा करवा सकते हो। तो बोलने लगे नहीं नहीं आपके पास जो है नोटिफिकेशन जा रहा है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वो एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका जो है कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। अगर आप इस चीज को नहीं करते हो तो आपका जो है कार्ड से 2400 रुपया माइनस होगा, कटेगा और आपका प्लस सिविल स्कोर भी खराब होएगा। तो जिसके वजह से जो है आपका सिविल खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आपके सिविल पे फर्क भी बैठेगा। इस कार्ड को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं बोला मुझे लगा कि आरबीएल बैंक का ही है, एजेंट है। तो मैं तो भरोसा कर लिया क्योंकि मुझे टॉर्चर करके रखा था। मैंने सोचा इससे पीछा छुड़ाने के लिए आरबीएल बैंक का कार्ड लेके खत्म करो। तो मैं बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो बोलने लगा, फ्रॉड जो था वो बोलने लगा मैं आपका व्हाट्सएप नंबर ये, तो बोलता नहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो आपको व्हाट्सएप नंबर बताए, तो मैंने उसको व्हाट्सएप नंबर बताया। और उसके बाद जो बताने के बाद जो है उसने मेरे को एक लिंक भेजा, मेरे को लिंक भेजा। और लिंक भेजने के बाद जो है बोला इस आरबीएल बैंक का जो ऐप है, मैंने आरबीएल बैंक का ऐप का लिंक भेजा है, उस पर क्लिक करे। तो वहां पे जो है आरबीएल बैंक का जो ऐप का लिंक भेजा था, तो उस पर मैंने जैसे क्लिक किया, बोला इस पर क्लिक करे, इसको डाउनलोड करे। और करने के बाद होल्ड पे लाइन पे रहे, लाइन पे लेने लगा। तो फिर वहां पे क्या हो गया कि मेरे पास जो है ओटीपी आना शुरू हो गया, ओटीपी आना शुरू हो गया और मुझे ये नहीं मालूम। और यहाँ पे जो है वहां पे जो है मैंने कुछ जो गलती कर दिया था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो में नहीं बताना। तो वहां पे जैसे मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो मेरे पास जो ओटीपी आना बहुत ज्यादा शुरू हो गया। और मैं बोले इस तरह का ओटीपी क्यों आ रहा। तो बोलते ये ऐप के अंदर जो है आपने जो जिस लिंक पे क्लिक किया है क्रेडिट कार्ड जो है वो लिंक हो रहा है और लिमिट को जो है इंक्रीज किया जा रहा है। तो आप जो है फोन को काटे नहीं, लाइन पे रहे। तो वहां पे काफी टाइम तक वेट किया, मुझे समझ में नहीं आया इस तरह का कैसा प्रोसेस है। तो वहां पे जो है उसने क्या किया कि पहले से जो है फ्रेंड्स मेरे कॉल को जो है फॉरवर्ड कर लिया था। अब मैं बोला कि इस तरह से जो करना है वो तो गलत है, ओटीपी आ रहा है, मेरा कार्ड जो है वो हैक हो जाएगा। तो बोलने लगा नहीं नहीं आपको ओटीपी बताना नहीं है ना, ओटीपी बताओगे जब तो पेमेंट होएगा ना कार्ड से। तो बोलने लगा ऐसा। तो मतलब ठीक है। तो जो है उसने क्या किया था पहले से मुझे नहीं मालूम, उसने कॉल को जो है फॉरवर्डिंग पे लगाया था, कॉल फॉरवर्डिंग। यानी उसने ओटीपी जो भी भेजा वो मेरे पास आया, ओटीपी आने के बाद जो ऑटोमेटिक ओटीपी उसके पास चला गया। और जो लिंक भेजा था ना, उस लिंक पे जो मैंने क्लिक किया था तो मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन है उसके पास शेयर हो गया। और वो जिसने स्क्रीन शेयर हो गया तो वो क्या हो गया, मोबाइल मेरा हैक हो गया। हैक होने के बाद वहां पे क्या हो गया, और मेरा मोबाइल को जो शायद पहले से उसने कॉल फॉरवर्डिंग पे लगाया था। और करने के बाद जो कॉल फॉरवर्डिंग ओटीपी मेरे पास इतना ज्यादा आया, ओटीपी आया और मेरे पास आने के बाद कॉल फॉरवर्डिंग होने के बाद जो ओटीपी उसके पास चला गया। मेरे पास तो आया कॉल फॉरवर्डिंग, जब आप जिस नंबर पे आपने कॉल को फॉरवर्ड किया उस नंबर पे कॉल जाएगा, एसएमएस जाएगा, सब वहां पे चला जाएगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ, ओटीपी आया, ओटीपी आने के बाद मेरे पास डायरेक्ट ओटीपी आया, फिर इनडायरेक्ट ओटीपी उसके ओटीपी लेके वहां पे डाल दिया। और वहां पे डालने के बाद जो काफी ट्रांजेक्शन उसने किया, लेकिन बैंक ने सारे ट्रांजेक्शन को डिक्लाइन कर दिया, जिसमें जो है 4 ट्रांजेक्शन जो उसका सक्सेसफुल हो गया। ट्रांजेक्शन कितने का अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ, पहला ट्रांजेक्शन एक हुआ, पहला ट्रांजेक्शन जो एक हुआ एक्सिस बैंक से हुआ, एक्सिस बैंक का जो है वहां पे एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। पहला हुआ 9,000 का ट्रांजेक्शन, वो हैकर ने जो है मोबाइल को हैक करके 9,000 का ट्रांजेक्शन जो उसने कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन उसी से किया
एक्सिस बैंक से, तो वहां पे दूसरा ट्रांजेक्शन जो किया वो 2400 रुपए का। तो मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं था, तो वहां पे 11,400 तक कुछ रुपया, तो वहां पे जो है दूसरा 2400 रुपए का ट्रांजेक्शन जो है उसने 1 बजे से पहले पहले, जुम्मा का दिन था 14 तारीख को, शब रात के दिन, शब कदर के दिन, तो पिछले महीने फरवरी को। तो मैं बोला ठीक है, तो 2 ट्रांजेक्शन जुम्मा से पहले हो गया, मैं नमाज पढ़ने चला गया। तो मुझे पता ही नहीं कि मेरा मोबाइल अभी तक हैक हो गया। मुझे ये गुमान में था कि मेरा मोबाइल कोई हैक कर सकता है, क्योंकि मुझे इतना मालूमात है, और मेरे मोबाइल को कॉल को फॉरवर्डिंग पे लगा के ओटीपी ले रहा, मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने उसको चार्ज पे लगाया, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे करके नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के जैसे आया और उसको फ्लाइट मोड पे से चालू किया, तो ओटीपी आना शुरू हो गया और फ्रॉड का कॉल आया कि आपने मोबाइल को बंद क्यों कर दिया था। तो मैं बोला मैं नमाज किया था। तो बोले क्या हो गया, तो बोलते कार्ड आपका जो है वो जो ले नहीं रहा है, तो आप थोड़ा वेट करें और मोबाइल को बंद मत करें और ऐप को जो है ओपन करके रखे, और ओटीपी आना फिर से चालू हो गया। तो मुझे वहां पे शक हुआ कि ये जो है मेरा मोबाइल जो है वो हैक हो गया है, किसी हैकर ने जो हैक कर लिया और मैं फ्रॉड के चपेट में आ गया हूँ, और यहाँ पे जो है मेरे कार्ड से फिर ट्रांजेक्शन हो रहा है। फिर वो बोलने लगा मोबाइल को, फिर वहां पे मेरा दिमाग काम करना जो है वो बंद कर लिया। फिर मैंने क्या किया, बैंक से कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट किया। जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर था उसने तो कॉल को फॉरवर्डिंग कर लिया था, तो उस बैंक के उस नंबर से कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फोन कट जा रहा है, बार बार कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। यानी कि मैं इतना परेशान हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ओटीपी को बंद कैसे करूँ। ओटीपी इतना ज्यादा आ रहा है और उसके पास चला जा रहा है, क्योंकि उसने कॉल को जो फॉरवर्ड किया था ना। इतना परेशान हो गया, परेशान होने के बाद फिर मैं दिमाग में आया कि इस ओटीपी को बंद करने का तरीका क्या है। तो फिर मैंने वहां पे सोचा कि सिम कार्ड निकालता हूँ। फिर सिम कार्ड निकालने के लिए कुछ पिन भी ढूंढ रहा, तो मुझे पिन भी नहीं मिल रहा है, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, सिम भी नहीं निकल रहा है। फिर मैं अपने रूम पे आया भाग के आने के बाद वहां से फिर मैंने वो सिम को निकाला। सिम को निकालने के बाद जो है, और मुझे ये पता नहीं था कि कॉल फॉरवर्डिंग है, उस टाइम तक मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा जो है कॉल को किसी हैकर ने कॉल को फॉरवर्ड कर लिया था अपने नंबर पे, मुझे उस टाइम तक नहीं पता था। और नोटिफिकेशन एक बार देखा भी था कॉल फॉरवर्ड का, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने सिम को निकाला, सिम को निकालने के बाद दूसरे मोबाइल में लगाया। दूसरे मोबाइल में जैसे मैंने सिम कार्ड को निकाला लगाया, तो वहां पे जो है नोटिफिकेशन शो कर रहा था। हालांकि इस मोबाइल में भी शो कर रहा था, जिस मोबाइल से अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस मोबाइल में भी शो कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा कि मेरा मोबाइल हैक हुआ है। तो मैंने वहां पे देखा तो नोटिफिकेशन शो कर रहा था। नोटिफिकेशन पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहां पे देखा सेटिंग में ले गया मोबाइल के सेटिंग में ले गया। तो उस सेटिंग पे उस पे जैसे क्लिक किया कॉल फॉरवर्डिंग पे, तो वहां पे जो एक नंबर दिखा वहां पे लिंक था, तो नंबर को एडिट करके मेरा नंबर डाल दिया, फिर से उसको छोड़ दिया। तो फिर देखा नोटिफिकेशन शो कर रहा है। फिर उसके नीचे देखा तो वहां पे जो है कॉल फॉरवर्डिंग का जो सिस्टम था वो इनेबल था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको डिसेबल कर दिया, बंद कर दिया। तो वो जो नोटिफिकेशन था कॉल फॉरवर्डिंग वो हट गया। कॉल फॉरवर्डिंग था ही, दूसरे मोबाइल में लगाया तो भी मुझे पता नहीं है। फिर मैंने क्या किया, वो हैकर से व्हाट्सएप पे कॉल पे बात किया करीब आधा घंटा 25 मिनट। मुझे इस चीज का पता नहीं था कि मेरा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, आधा घंटा से 25 मिनट तो व्हाट्सएप पे उससे बात किया और उससे थोड़ा मस्ती करा। मुझे लगा पेमेंट नहीं हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, पेमेंट नहीं हुआ था, मुझे पता चला नहीं हुआ। तो फिर मैंने कॉल को दूसरे नंबर पे दिया, तो व्हाट्सएप हैकर मेरे को बोल रहा है आपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया क्या, उसको ये भी पता चल गया। तो मैं बोला नहीं। तो फिर मैं बोला सिम कार्ड मैंने निकाला नहीं है मोबाइल से, मेरे मोबाइल में ही सिम कार्ड, हालांकि ये मोबाइल से निकाल के दूसरे मोबाइल में लगाया था, लेकिन उस हैकर को पता चल गया आपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया है। तो मेरे को बोलने लगा मैंने नहीं निकाला। तो बोलने लगा अच्छा ठीक है नहीं निकाला तो उस नंबर से आप कॉल करें। तो मैं बोला मेरे नंबर पे रिचार्ज नहीं है। तो उसने रिचार्ज मारा, 199 का रिचार्ज भी मारा उसने। फिर मारने के बाद बोलते आपने सिम कार्ड मोबाइल से निकाल दिया। बोला नहीं मेरे पास एसएमएस आया है से आपने 199 का रिचार्ज मारा है। तो बोलते हाँ उस नंबर से कॉल करे। तो फिर वहाँ नोटिफिकेशन देखा, तो नोटिफिकेशन वहाँ पे शो कर रहा था कॉल फॉरवर्डिंग। फिर मैंने वहाँ बंद किया। अब बंद करने के बाद आधा घंटा बात किया, फिर मैंने क्या किया, उसने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद मेरे मोबाइल में जो बैंक का ऐप था सबको अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। अनइंस्टॉल करने के बाद पहले मैंने एक्सिस बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है ओपन ऐप, उसको मैंने अनइंस्टॉल किया। अभी उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके देखा मेरा पेमेंट जो है कटा है कि नहीं कटा है, क्योंकि वहां पे जब तक पेमेंट जो है वहां पे शो नहीं कर रहा था। जब मैंने अनइंस्टॉल करके रजिस्टर करके लॉगिन किया तो वहां पे देखा एक 9,000 का, एक 2400 रुपए का जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका अमेजन ई कॉमन अमेजन पे। तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हो चुका था। फिर मुझे शॉर्ट लगा कि और भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा। तो फिर मैंने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे सबसे पहले यही किया, मैंने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, एक्सिस बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे उनको बताया कैसे जो है ट्रांजेक्शन हुआ 2 ट्रांजेक्शन। तो वो बोलने लगे यहाँ पे एक 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहा आज के डेट में 14 तारीख को, एक 9,000 का था और एक 2400 रुपए का था।
तो बोला मैम ये 2 ट्रांजेक्शन हुआ मैम, तो बोलते हाँ, तो मैं बोला ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया, तो बोलता आपने नहीं किया, तो बोलता मैंने नहीं किया है, ये फ्रॉड ने मेरे मोबाइल को हैक किया था, उसने किया है। तो मैं बोला मैम ये क्या बात कर रहे हो, बोलते हाँ, तो बोलता आपका कार्ड ब्लॉक करना पड़ेगा, तो मैं बोला ब्लॉक कर दे, लेकिन ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया है। फिर मैंने उस मैडम को बोल के कंप्लेन अपना बैंक को दिया। फिर मैंने दूसरे बैंक को कांटेक्ट किया, आईसीआईसी बैंक को, पहले मैंने एसबीआई को कांटेक्ट किया, एसबीआई कांटेक्ट करने के बाद कस्टमर अधिकारी से बात किया, तो मैं बोला सर देखिए 14 तारीख का आज भी कोई आज के डेट में जो है कोई ट्रांजेक्शन हुआ है ये कार्ड से, तो बोलने लगा आपका आज के डेट में ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं किया। मैं बोला सर मेरा मोबाइल जो है हैक हो चुका था, तो वो बोलने लगे आपके लिए जो है गुड न्यूज है, तो मैं बोला क्या सर, तो वो बोलने लगा हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव था, और हमारी बैंकिंग सिस्टम को पता चल गया आपका जो मोबाइल है वो हैक हो गया था, इसलिए फ्रॉड ने बहुत सारा ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट डाला था ओटीपी का, लेकिन क्या कर दिया बैंक ने उसको डिक्लाइन कर दिया। जितने भी ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट डाला था बैंक ने उस सारे ट्रांजेक्शन को डिक्लाइन कर दिया, एक भी पेमेंट होने नहीं दिया, और मेरी बैंक ने जो है कार्ड को ब्लॉक कर दिया। तो ये आपके लिए जो है गुड न्यूज है। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने एचडीएफसी बैंक को कॉल किया, उनको पूछा कि आज 14 तारीख के डेट में इस कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, तो वो बोलने लगा कस्टमर अधिकारी के बोलने लगा नहीं नहीं आपके कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ट्रांजेक्शन के लिए जो ओटीपी है बहुत सारा आया हुआ है, इतना इतना अमाउंट का आया हुआ है, लेकिन आपके कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब मैम इस तरह से मेरा मोबाइल को जो हैकर ने हैक कर लिया था, तो बोलते हाँ हमारी बैंकिंग सिस्टम ने जो है कार्ड को ब्लॉक कर दिया आपको, और अब जो बचा हुआ है टेम्पररी ब्लॉक किया था हमारे बैंकिंग सिस्टम ने, हम उस कार्ड को जो है परमानेंट ब्लॉक कर देते। तो बोला कर दूं सर, तो बोला हाँ मैम कर दे इसको। तो कार्ड दोनों एसबीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों कार्ड से पेमेंट नहीं हुआ, कार्ड को बैंक ने ब्लॉक कर दिया परमानेंट। यहाँ पे मसला फंसा जो है एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक। जो आईसीआई एक्सिस बैंक का तो कर चुका था, मैंने आईसीआईसी बैंक को कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मैम इस कार्ड से जो है आज के डेट में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, तो वहां पे उन लोगों ने चेक किया, तो बोलते यहाँ पे जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन का जो है रिक्वेस्ट आया हुआ ओटीपी का। तो मैं बोला यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है क्या, तो बोलते यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हुआ है। कौन से अमाउंट का, कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, 61,416 रुपए का एक ट्रांजेक्शन हुआ, 61,416 रुपए का। दूसरा जो ट्रांजेक्शन हुआ है 46,400 रुपए का, ये 2 ट्रांजेक्शन हुआ था। बोला यहाँ कौन से वेबसाइट पे हुआ है, तो वो बताने लगी एक जो हुआ है 61,416 रुपया वो अमेजन पे हुआ है, और 46,400 का जो हुआ है रिलायंस पे हुआ है। तो मैम बोला ये जो ट्रांजेक्शन है ना मैडम ये मैंने नहीं किया है, ये फ्रॉड नहीं किया है। बोले क्या बात कर रहे हो आपने नहीं किया, मैं बोला मैंने नहीं किया है, ये मेरे मोबाइल को हैक कर लिया था, हैक करने के बाद जो है मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है उस फ्रॉड के पास शेयर हो गया था, और मेरे कॉल को जो है उसने फॉरवर्डिंग किया था। तो ओटीपी वगैरह आपने नहीं बताया था, मैं बोला ओटीपी वगैरह मैंने नहीं बताया था, ओटीपी जो है उसने कॉल फॉरवर्डिंग से लिया था, और मेरे मोबाइल का जो है एक्सेस उसके पास चला गया, जिसके वजह से वो सारा काम उसने आसानी से कर लिया, और ये जो है ओटीपी वगैरह भी डाल दिया। तो मैडम ने बोले कार्ड को ब्लॉक करना पड़ेगा, तो मैं बोला ब्लॉक कर दे कार्ड को, और ये जो है कंप्लेन ले। तो मैम ने जो है फौरन कंप्लेन ली, और कंप्लेन लेने के बाद जो है आईसीआईसी बैंक वाले जो है कंप्लेन लेने के बाद वहां पे कंप्लेन हो गया, एक्सिस बैंक को कंप्लेन दिया, तो दोनों कंप्लेन जो है मेरा हो गया, बाकी 2 बैंक से जो है पेमेंट नहीं हुआ था। तो एक्सिस वाले ने क्या किया, एक्सिस बैंक वाले को कंप्लेन दिया, तो उसने क्या किया, एक्सिस बैंक जो है दूसरे दिन मैंने 14 तारीख को कंप्लेन दिया, 15 तारीख को कंप्लेन क्लोज का जो है मेरे पास एसएमएस आया। तो मैंने जब कंप्लेन क्लोज का एसएमएस आया तो मैंने कॉल बैक किया कस्टमर अधिकारी को, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, और मैंने पूछा ये मेरे पास जो एसएमएस आया है आज के दिन 15 तारीख को, इसका मतलब क्या है आप मुझे बताए। तो वो बताने लगी, जो मैम थी वो बताने लगी कस्टमर अधिकारी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो कंप्लेन है उसको क्लोज कर दिया गया है एक्सिस बैंक की तरफ से। तो मैं बोला क्यों, इसका रीजन क्या है कंप्लेन को क्लोज करने का। तो मैडम बोलने लगी यहाँ पे जो रीजन दिया गया है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम उन्होंने जांच किया इस चीज का, तो आप यहाँ पे बताया गया है रीजन में कि आपने जो है कार्ड डिटेल और ओटीपी जो है हैकर को शेयर किया। तो मैंने बोला मैंने ओटीपी शेयर नहीं किया है यहाँ पे, और कार्ड का मसला बचता है, तो कार्ड तो कोई किसी के पास भी रखा हुआ है, कार्ड से पेमेंट नहीं होता है। मैंने उससे फंसाया, मैं बोला मैम एक बात बताए, अगर मेरा कार्ड किसी को मैं दे देता हूँ या किसी का कार्ड मेरे पास आ जाता है तो क्या मैं उससे पेमेंट कर लूंगा, जब तक ओटीपी और कार्ड का पिन नहीं बताएगा पेमेंट हो सकता है क्या। तो बोलते नहीं होगा। तो मैं बोला जब मैंने ओटीपी और कार्ड का पिन बताया नहीं तो ये पेमेंट कैसा हुआ। तो बोले ओटीपी आपने शेयर किया ना, तो मैं बोला ओटीपी मैंने शेयर नहीं किया है, आप इस बात को देखा, आपकी जो टीम है इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया, उनको बोलो जांच सही से करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ओटीपी, तो ये बात तो सही है ओटीपी मेरे पास आया, बहुत सारा ओटीपी आया, लेकिन ओटीपी मेरे पास आया, ओटीपी आने के बाद जो फ्रॉड के पास गया है तो ओटीपी जो है उठा के डाला गया है, आप जो बता रही है वहां पे देखा जाता है
ओटीपी उठा के डाला गया कि ऑटो फिल हुआ है, तो यहाँ पे जो है ओटीपी उठा के डाला गया है। तो मैं बोला ओटीपी उठा के डाला जाएगा ना मैम, आप मुझे ये बताए ना, ओटीपी मेरे पास आया, अब वहाँ पे जो है एप्लीकेशन टीम जो है उनको पता नहीं चल रहा है ओटीपी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उठा के डाला गया, ये आपके जो बैंक को पता नहीं चल रहा है, आपके बैंक के सिस्टम को। तो ओटीपी मेरे पास आया, ओटीपी इनडायरेक्ट उसके पास आने के बाद जो है उनके पास गया, वो फ्रॉड के पास, क्योंकि उसने कॉल को जो है फॉरवर्ड किया हुआ था और मैंने ओटीपी बताया ही नहीं, तो इसमें मेरी गलती कहाँ से हो जाएगी? तो आप लोगों ने कंप्लेन को क्लोज क्यों किया? जो मैंने उन लोगों को चिल्लाया, ये आरबीआई का जो है गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है। जो मैंने ओटीपी नहीं बताया है तो आप कंप्लेन को क्लोज नहीं कर सकते हो। मेरा जो पेमेंट है 11,400 बैंक को रिकवर करके देना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है सर, मैं आपकी कंप्लेन जो है फिर से ले लेती हूँ। तो मैडम ने कंप्लेन ली, फिर से कंप्लेन लेने के बाद जो है वहां पे अभी तक जो है मुझे जैसे मैंने ये दिया उसके बाद जो है मेरे पास एसएमएस भी आ गया रजिस्टर नंबर पे। एक 2400 रुपया, पहले 9,000 का आया क्रेडिट, फिर 2400 रुपए का क्रेडिट आया ताबड़तोड़। ये कंपनी ऐसा बोलने के बाद 9,000 का 2400 रुपए का मेरे अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिया गया, जो फ्रॉड से ट्रांजेक्शन हुआ था, यानी कि 11,400 का। तो दोनों अमाउंट जो है बैंक ने मुझे ताबड़तोड़ जो है, जिससे कंप्लेन दूसरी बार कंप्लेन दिया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो पैसे को मैं यूज नहीं कर सकता। 11,400 रुपया मेरे अकाउंट में शो तो कर रहा है, जब वहां पे जाके चेक कर रहा हूँ तो वहां पे शो कर रहा है, वहां पे लिख के आ रहा है नील, यानी कि वो पैसा जो है वो होल्ड पे है, वो पैसा शो नहीं है, मतलब उसको यूज नहीं कर सकता। जब मैंने पूछा कि ये जो मेरे अकाउंट में आप बैंक ने जो 9,000 और 24 रुपए क्रेडिट करी है, तो ये मेरे अकाउंट में जो शो नहीं कर रहा और मैं इसको यूज नहीं कर रहा, तो उन्होंने अगर बताया आप लोगों ने आपने कंप्लेन दिया ना, तो ये पैसा जो होल्ड पे है, आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं बोला फिर इसको कैसा यूज करना पड़ेगा? तो बोले आपका जो है आपने दूसरा कंप्लेन जो दिया है, इस कंप्लेन क्लोज होने का टाइम जो है वो 90 दिनों का है। 90 दिन के अंदर जो है आपका कंप्लेन क्लोज हो जाएगा, और ये 90 दिनों में होएगा तो आप पैसे को यूज कर पाओगे। तो मैं बोला ठीक है। तो मुझे तो ये रूल्स पता नहीं था, तो मैं बोला मैं आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसका जो है 10 से 30 दिनों के अंदर, तो बोलने लगे नहीं 90 दिनों का है, हम लोग जो बैंक, हमारी बैंक जो है आरबीआई के अंदर रह के ही काम करती है। तो मैं बोला ठीक है। काफी मैंने कॉल किया, ये किया वो किया, करने के बाद जो है वहां पे मेरे अकाउंट में 11,400 रुपया तो क्रेडिट बता रहा है, लेकिन वो पैसा होल्ड पे है। अभी ये कंप्लेन अभी तक जो है क्लोज नहीं हुआ है। उसके बाद जो है कस्टमर बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे रोज फोन करता था, क्या हुआ मैम, क्या हुआ कंप्लेन का, क्या हुआ स्टेटस क्या है उसका जानने के लिए। तो फिर मैं बोला कुछ डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा क्या बैंक को? तो एक कस्टमर अधिकारी ने बताया कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म जो होता है बैंक पे जाके रेस करवा दे, मेल करवा दे बैंक पे जाके बोल के। तो मैं बैंक गया, बैंक को बताया, बैंक अधिकारी को, तो बोले ठीक है आप एफआईआर लेटर जो होता है, एफआईआर कॉपी। तो मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो है वहां पे मैंने साइबर टीम को भी कंप्लेन दिया था, ऐसा नहीं है, बैंक को कंप्लेन दिया सबसे पहले। बैंक को कंप्लेन देने के बाद जो है कार्ड को ब्लॉक करवाया, उसके बाद जो है साइबर सेल को कंप्लेन दिया। 19:30 पे कॉल करके मैंने उन लोग को बताया, पुलिस वाले को, किस तरह से फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने बताया अमाउंट कितना था, इतना इतना बताया। वो पुलिस वाले थे, वो अच्छे थे, हेल्पलाइन नंबर 19:30 पे कॉल किया, तो वहां पे जो है आईसीआईसी बैंक का कंप्लेन दिया, तो वो कंप्लेन फौरन रजिस्टर हो गया। एक्सिस बैंक का जो कंप्लेन दिया साइबर सेल को, तो वहां पे जो है ट्रांजेक्शन आईडी का इशू फंस रहा था, वो 6 डिजिट का ट्रांजेक्शन आईडी शो कर रहा था। अब मैं जब उनको साइबर सेल को बता रहा था तो बोलते ये ट्रांजेक्शन आईडी नहीं है, बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करो आप और वहां से ट्रांजेक्शन आईडी लो। तो मैंने फोन किया तो बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर एक्सिस बैंक के, तो वो लोग ट्रांजेक्शन आईडी भी नहीं बता रहे थे। कितना बोला कि साइबर सेल वाले मांग रहे, तो उन्होंने 6 डिजिट का ट्रांजेक्शन आईडी दिए। फिर मैंने उनको दिया, वो पुलिस वाले 3 बार 4 बार मेरे को कॉल कर चुके थे, क्या हुआ ट्रांजेक्शन आईडी मिला? तो मैंने उनको दिया, तो वो 2 कंप्लेन जो है मेरा एक्सिस बैंक का, आईसीआईसी बैंक का, और जो है कंप्लेन है साइबर सेल के द्वारा रजिस्टर कर दिया गया। और मेरे नंबर पे जो एसएमएस आया, और वो सर ने बोले, पुलिस वाले ने, साइबर सेल वाले ने, कि आप रहते किधर? तो मैं बताया यहाँ पे रहता हूँ, उनका पिन कोड बताया, तो मैंने पिन कोड बताया। अब बोलते यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो है कल आप चले जाना और ये मैसेज उनको दिखा देना। तो मैं बोला ठीक है सर। तो दूसरे दिन जो है पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पर मैं पुलिस स्टेशन जाने के बाद जो है चौकी में जाने के बाद बताया साइबर सेल का जो है वो अलग होता है और बाकी जो डिपार्टमेंट वो अलग होता है। तो वहाँ पे पूछा तो वो सर या मैडम जो थी वो नहीं आई थी, हालांकि वो काम पे मतलब उस दिन जॉब पे काम पे नहीं आई थी। तो मैं पूछा तो एक मैम बोलने लगी वो नहीं आई है, कल आओ, मंडे को आप, शनिचर को गया था, बोला मंडे को, तो मंडे को गया, फिर तो मुझे मिली, तो बोले क्या हुआ? तो मैं बोला इस तरह से फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, और यहाँ पे जो है 19:30 पे कॉल किया था, उन लोगों ने एसएमएस दिया है, बोला वहाँ जाके चौकी में जाके दिखाने के लिए। तो वो दिखाई, तो बोला ठीक है। तो बोली 2 कंप्लेन क्यों? तो मैं बोला 2 बैंक से फ्रॉड हुआ है, तो एक ही कंप्लेन होना चाहिए। मैंने मैम 2 बैंक से फ्रॉड हुआ है। तो बोला अच्छा ठीक है। वो कंप्लेन रजिस्टर करी। एक्सिस बैंक का तो आईसीआईसी बैंक का तो कंप्लेन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन एक्सिस बैंक का नहीं हुआ। तो वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद
वहां पे जो है काफी मैं पुलिस चौकी के चक्कर 2-3 हफ्ता भागा। भागने के बाद जो है वहां से भी कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। हाँ, अकाउंट को तो फ्रीज कर दिया गया, फ्रॉड के अकाउंट को, क्योंकि फ्रॉड का मेरे पास कॉल भी आया था। फ्रॉड का जो है कॉल आया, कैसा कॉल किया, मैं भी शॉर्ट में रह गया। फ्रॉड ने कॉल किया कि वहां पे जब कॉल आया, मैं करीब 7 बजे 8 बजे के बाद कॉल आया था मेरे पास। तो वहां पे कॉल आया, तो वहां पे लिख के आया आईसीआईसी बैंक हेल्पलाइन नंबर से फोन आया। हेल्पलाइन नंबर नहीं था वो 2 से शुरू था नंबर, आईसीआईसी बैंक लिखा हुआ था। जब मैंने देखा तो मतलब आईसीआईसी बैंक का एक कस्टमर केयर का नंबर हो सकता है, जो फ्रॉड का मैंने कंप्लेन दिया है उसके रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने उठाया तो बोलने लगे मेरा मेरा नाम, मैं आईसीआईसी बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, और मेरी बात जो है मोहम्मद सरफी आलम शेख जी से हो रही है। तो मैं बोला हाँ सर बोले। तो वो बोलने लगा कि उस दिन क्या हुआ था आपके साथ। तो मैंने उनको सारा हिस्ट्री जो है मैंने बताया, इस तरह से हुआ था ऐसा ऐसा। तो बोले अच्छा, तो बोले किस नंबर से कॉल आया था। तो उसने मुझे जैसे बताया तो मैंने उसको नंबर, व्हाट्सअप नंबर बता दिया। उसके बाद फिर बोलने लगा कि आपने पुलिस कंप्लेन किया है, उसका कंप्लेन नंबर बताए। तो इससे मैं मोबाइल उठाया कंप्लेन नंबर की, फिर मुझे शॉर्ट हुआ कि ये फ्रॉड है। ये बैंक कभी फोन करके कंप्लेन नंबर नहीं पूछेगी। बैंक कभी भी पूछेगी आपसे तो बोलेगी आप मेल करो बैंक में जाके, हमारे आईसीआईसी बैंक के करीबी बैंक में ब्रांच विजिट करे और वहां पे जाके मेल करवाए। तो वहां पे जो है एफआईआर लेटर मेल करवाएगी। तो मेरे को शॉर्ट हुआ ये हैकर है, फ्रॉड है ये। तो मैंने नहीं दिया। मैं बोला आप बैंक से बोल रहे हो? तो बोलते हाँ। तो आपके पास से ऑलरेडी कंप्लेन है ये, तो मुझे कंप्लेन नंबर देने की जरूरत क्या है? तो बोलते नहीं सर। फिर वो टेंशन हो गया, यार बंदा मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। तो मैं समझ गया ये फ्रॉड था, मैंने नहीं दिया। और यही चीज मैंने जो मैम थी साइबर सेल, मैंने उनको बताया तो वो हंसने लगी, बोले आपने कंप्लेन नंबर तो नहीं दिया? बोला मैंने नहीं दिया। उसके बाद एक दो कॉल और आया फ्रॉड का कि मोहम्मद सरफी आलम शेख जिससे बात हो रही है, बोले हाँ वो आपका उस दिन कार्ड जो है डिलीवर नहीं करवाया था। तो मैंने कॉल काट दिया, ब्लॉक कर दिया। फिर एक दिन और कॉल आया कि मोहम्मद सरफी आलम शेख जी से बात हो रही है, हाँ बोले 11 रुपया एनएफटी करना आप कर दोगे। तो मैंने कॉल को मैं समझ गया फ्रॉड है, मतलब बैंक जाके करवाना। तो उसका कार्ड भी ब्लॉक किया। तो मैं बैंक में बताने का मतलब ये था कि 2-3 हफ्ता में जो है साइबर सेल के पीछे गया, क्या हुआ कुछ रिजल्ट आया तो अंडर प्रोसेस में अभी तक स्टेटस में चेक कर रहा हूँ। साइबर सेल का जो है कंप्लेन का जो है अंडर प्रोसेस में बता रहा है, दोनों कंप्लेन का अभी तक जो है एक भी रुपया होल्ड पे नहीं गया है, एक भी रुपया। फिर अभी मैं छुट्टी पे आने से पहले मैं बैंक पुलिस स्टेशन गया, मैम को बोला कि मैम क्या हुआ कंप्लेन का। तो उन्होंने चेक करी तो बोलती है आपका अभी जो होल्ड पे प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है। तो मैं बोला मैम अभी तक तो मैं भी चेक किया तो अंडर प्रोसेस में बता रहा है, तो इसका आगे का तो बोलते लगे इसका आगे का जो है एफआईआर लेने के बाद जो है उसको जो फ्रॉड किया उसको जमा करना पड़ेगा, उसको सजा मिलेगी। तो ऐसा बोल के मैं जो है छुट्टी पे आ गया हूँ। और उसके बाद जो है एफआईआर लेटर जो एक्सिस बैंक वाला, जो मैं बैंक में गया था आपको बताना भूल गया, एक्सिस बैंक में गया था, एफआईआर कॉपी मांगे उन लोगों ने, बैंक अधिकारी ने ओरिजिनल वाला जो है एफआईआर कॉपी लेके आए। तो एक्सिस बैंक में गया, एफआईआर ओरिजिनल कॉपी लेके, तो वहां पे जाने के बाद जो कंप्लेन को मैनेज करती है एक्सिस बैंक में, जो देखो एक बैंक अधिकारी सबका काम बटा हुआ होता है, एक कंप्लेन के लिए अलग होता है। तो उनके पास गया तो वो कंप्लेन लेने से मना कर दी, दूसरे के पास जाओ। तो मैं एक के पास फिर गया, 7 नंबर पे गया तो वो कंप्लेन ने मना कर दी। फिर 6 नंबर पे गया तो उसने वो सर थे वो भी मना कर दिए, दूसरे के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। तो फिर मैं एक मैडम के पास गया, मैंने क्या हुआ तो मैं बोला इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो बोले अच्छा ठीक है बैठो मैं करती हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या करने का, मैं सीनियर से पूछ पूछ के करती हूँ। तो मैम ने जो है पूछ पूछ के करी जो भी करना है। लेकिन उन्होंने जो कंप्लेन तो डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म को रेस करी, मैंने उसको कंप्लेन एफआईआर कॉपी बताया। तो वहाँ पे जो अकाउंट नंबर गलत मेंशन था, वो बोले देखो आपका अकाउंट नंबर गलत है, अगर मैं कर भी दूं तो आपका पैसा जो है रिफंड नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, अकाउंट नंबर यहाँ पे गलत है, इसको सही करवा के लेके आए। फिर मैं चौकी गया, चौकी जाने के बाद फिर मैंने उसको सही करवाया, एफआईआर लेटर एफआईआर कॉपी को 19-30 पे नहीं चौकी गया। अब मैम को बोला कि इस पे जो है आपने जो एफआईआर कॉपी दिया है उस पे जो अकाउंट नंबर गलत है। तो वो बोलने लगी कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैम इसको एडिट करे, अकाउंट नंबर सही करके मुझे प्रिंट निकाल के दे। तो वो मैम बोलने लगी ये मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ एक बार सेव हो जाता है तो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। तो मैं बोला क्या करें मैम, इसका सोल्यूशन बताइए कुछ। तो बोलते हैं इसका सोल्यूशन यही है कि दूसरे मोबाइल दूसरे नंबर से दूसरा कंप्लेन करेगा। तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाहर गया, चौकी से बाहर जाने के बाद 19-30 पे कॉल किया। कॉल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ इस तरह से गलती होती है तो आप इस तरह से आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 19-30 पे कॉल किया, उनको बताया सर एफआईआर कॉपी पे जो है अकाउंट नंबर गलत है, बैंक में लेके गया था, बैंक वाले बोले अकाउंट नंबर गलत है तो वो एफआईआर कॉपी नहीं ले रहे। तो सर इसको क्या करे, इसको अब बताए आगे। तो बोलने लगा अकाउंट नंबर गलत हो गया। तो बोला अच्छा ठीक है सही अकाउंट नंबर बताए।
तो मैंने उनको सही अकाउंट नंबर बताया, तो उन्होंने एडिट करके सही कर दिया। बोला आपका ट्रांजेक्शन आईडी जो है 6 डिजिट का बता रहा है, ये भी गलत है फिर। तो मैं बोला सर बैंक ने यही बताया, तो मैं क्या करूँ? तो बोले ठीक है, मैंने आपका अकाउंट जो है एडिट कर सही कर दिया है, 2 दिनों के बाद में जाए चौकी में पुलिस स्टेशन और वहाँ से एफआईआर कॉपी ले ले। 2-3 दिन के बाद गया, फिर मैंने मैम को बोला क्या हुआ? मैम बोला मैंने अकाउंट नंबर जो गलत हुआ था एक्सिस बैंक का, उसको मैंने सही करवाया, आप देखो सही हुआ कि नहीं। तो चेक करिए, बोलते सही है। तो फिर मैंने एफआईआर कॉपी लिया, एक्सिस बैंक में गया। एक्सिस बैंक में जाने के बाद फिर जो कंप्लेन जो लेती है एक्सिस बैंक अधिकारी, उनके पास गया, तो वो मना कर दी, मेरे पास मत आओ, दूसरे के पास जाओ। तो मैं दूसरे मैम के पास गया जिनके पास पहले गया था, उनको जाके बोला। बोला अच्छा ठीक है बैठो, मैं मेरे क्या करना है? तो मैं बोला कस्टमर अधिकारी ने बोला है एक्सिस बैंक के जो इससे डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म को एफआईआर कॉपी लगा के इसको मेल करना है। तो बोलते मेल किधर करना है, क्या करना, मुझे पता नहीं, मैं पूछ के करती हूँ, बैठो। पूछ के करी तो बोले यहाँ पे मेल नहीं करना होता, डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म जो है हम लोग रेस करते हैं आगे। तो बोला ठीक है कर दे। तो उन्होंने करी, मैडम ने करने के बाद जो है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो कंप्लेन क्लोज हुआ था उस कंप्लेन नंबर के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म को जो है रेस करी। फिर मैंने बैंक से, मेरे को बोली अगर कुछ भी कंप्लेन के रिलेटेड इशू रहेगा तो आप मेरे पास आ जाना, मैं उसको सही करूंगी, लेकिन पैसा हम लोग रिकवर नहीं करते, रिकवर कस्टमर केयर वाले करते हैं। बोला ठीक है। मैं तो दूसरे दिन मैंने गया, फिर कंप्लेन पूछा, तो बोले आपने जो कंप्लेन दिया है, रेस करवाया है, कंप्लेन नंबर जो आप बता रहे हो एक्सेस, वो जो कंप्लेन है आपका क्लोज हो चुका है। तो एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर नंबर, कस्टमर अधिकारी बोलने लगा, तो ये कैसा हो सकता है? मैंने फिर से चेक किया तो बोलते अच्छा ये तो दूसरा। फिर मैं बैंक में जाके बोला तो बोलने लगी ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो मैं कंप्लेन करूँ, अभी कैसे क्लोज हो जाएगा? मैंने बोला देखो आपने जो कंप्लेन नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म रेस किया है वो कंप्लेन पहले से क्लोज था। 14 को कंप्लेन दिया, 15 को बैंक ने क्लोज कर दी थी। तो ये दूसरा कंप्लेन मैंने 16 को दिया है, 16 तारीख को, तो वो वाला कंप्लेन के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म रेस करे। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सीनियर अधिकारी से पूछने गए, पूछ के वहाँ चेक करे तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो कंप्लेन क्लोज हुआ है आपने ओटीपी शेयर किया है। तो मैं बोला ओटीपी मैंने शेयर नहीं किया है। तो बोलते यहाँ पे रीजन वही दिया गया है, तो बैंक पैसे का जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो मैं बोला मैम ये नहीं किया है, ये कंप्लेन के साथ आप नहीं जाए ना, मेरे पास दूसरा कंप्लेन नंबर है, वो कंप्लेन नंबर चेक करे आप। मैंने उनको दिखाया ये कंप्लेन चेक करे आप। तो वहाँ पर उन्होंने चेक करी, फिर बैंक में भीड़ हो गया। तो मैं बोला मैम मैं जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है। तो ये हुआ, बैंक अधिकारी, एक्सिस बैंक अधिकारी सुनते भी नहीं है, उनका जो है सर्विस इतना बेकार है। मैं 3 4 बार बैंक भागा, 2 दिन भागा, और उसके बाद 3 4 बार बैंक का चक्कर लगाया। उसके बाद मैं जाना बंद कर दिया। फिर हेल्पलाइन नंबर पे मैंने कंप्लेन दिया, इस तरह से आपके बैंक अधिकारी बोल रहे हैं। तो बोले अच्छा, तो बोले अच्छा ठीक है, मैं ब्रांच को कांटेक्ट करती हूँ, आप लाइन पे रहो। जो आपके साथ उन्होंने व्यवहार किया आप मुझे उनके सामने बताए। तो उन्होंने, मैडम ने कॉल करी, बोले सर आप सुबह बात हुई थी मुझसे। बोला हाँ ठीक है, मैं बैंक में कॉल कर रही हूँ और होल्ड लाइन पे रही। तो बोला ठीक है। तो वो बैंक ब्रांच वाले जो है फोन नहीं उठाए। तो यहाँ पे जो है एफआईआर कॉपी जो मैंने वहाँ पे एक्सिस बैंक का जो है मैंने कर दिया, एक्सिस बैंक का किया तो नहीं हुआ। और यहाँ पे मसला बता आईसीआईसी बैंक का। तो आईसीआईसी बैंक का जो है वो बड़ा अमाउंट था, 1,08,116 रुपया, ऐसा कुछ अमाउंट है। 1,07,816 रुपया है आईसीआईसी बैंक का, ये बड़ा अमाउंट है। तो इसके साथ भी जो है मैंने कस्टमर अधिकारी से बात किया था, तो कस्टमर अधिकारी बोलने लगे कि आपको है डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म जो है वो रेस करना पड़ेगा, कि यहाँ पे मैंने ओटीपी बताया नहीं था ना। तो बोला ठीक है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म होता क्या है, उसको समझने के लिए काफी टाइम गया। फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म गूगल क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड किया, प्रिंट निकाला, उसको मैंने भरा खुद से। और भरने के बाद जो है बैंक में ले जाके मैंने उसको सबमिट कर दिया। बैंक में ले गया, बैंक पे जाने के वो मैं उनसे पूछा कस्टमर अधिकारी से, ये खुद से करना है कि बैंक में? तो वो बोलने लगे बैंक में जाए या खुद से भी कर सकते हो। तो मैं खुद से करने के बजाय मैं बैंक में या बैंक को बताया, बैंक अधिकारी को, तो उन्होंने बैंक को जो है मेल कर दिया। आपका इस टॉपिक पे कुछ भी सवाल रहेगा तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये सारा चीज जो है मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे जो कुछ भी सवाल रहेगा तो आप बताओगे। मेरा पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन बैंक ने जो है, एक्सिस बैंक ने और आईसीआईसी बैंक ने, दोनों जितना अमाउंट फ्रॉड हुआ था, दोनों अमाउंट जो है मेरे क्रेडिट कार्ड में आईसीआईसी बैंक वाला ने क्रेडिट कर दिया है। 1,07,816 रुपया क्रेडिट कर दिया है। तो मुझे उसका ईएमआई कुछ भी बिल पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है अभी। और एक्सिस बैंक वाले ने भी क्रेडिट किया, वो टेम्पररी क्रेडिट है, वो 90 दिनों का टाइम दिया गया है। 90 दिनों के बाद जो है वो रिजल्ट पता चलेगा। तो ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया है, तो बैंक को मैं ही पकड़ूंगा। तो आगे का जो है प्रोसेस, आगे का जो है स्टेप, अगर मेरा रिकवर होता है या नहीं होता है, मैं आगे का जो है आपको बताने वाला हूँ। तो आपको जो है वेट करना है। अगर मेरा रिकवर हो जाता है तो मैं बता दूंगा, नहीं होता है तो भी बताऊंगा। रिकवर होता है तो कैसे होता है
और आपका कुछ भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, वीडियो को एडिट भी नहीं कर पाऊंगा। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद है तो लाइक कर, अपने दोस्तों में शेयर कर।